शानदार व्यक्तित्व, दमदार प्रतिनिधित्व और बेदाग छवि, ऐसी ही शानदार शख्सियत के मालिक हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। योगी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा हैं। केशव प्रसाद मौर्य भले ही यूपी में डिप्टी सीएम हो, लेकिन जमीन से जुड़े रहना उनके संस्कारों में शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही केशव प्रसाद मौर्य भी बचपन में चाय बेचा करते थे। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य गरीबों और पिछड़ों का दर्द बखूबी समझते हैं। केशव प्रसाद का जन्म 7 मई 1969 में यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू कस्बे में बेहद साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन में केशव प्रसाद मौर्य ने चाय की दुकान भी चलाई और अखबार भी बेचे। गरीबी और संघर्ष के बीच केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और श्री राम जन्मभूमि और गोरक्षा के लिए अनेकों आंदोलन करते हुए जेल भी गए। वीएचपी के कार्यकर्ता के रूप में केशव 18 साल तक गंगा पार और यमुना पार में प्रचारक रहे। साल 2002 में इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। साल 2007 में भी इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। साल 2012 में सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीतकर बीजेपी का झंडा फहराया। 2014 में सांसद बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा। 2016 में केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यूपी के डिप्टी सीएम बने। केशव मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में 14 साल बाद लौटी है। योगी के बाद वो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतों को साधने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। 2019 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य लगभग हर दिन कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा है जिस पर जनता विश्वास भी करती है और भरोसा भी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अविनाश विद्यार्थी और पॉलिटिकल एडिटर राधा कृष्ण त्रिपाठी से खास बात की। देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्सक्लूसिव। शानदार व्यक्तित्व, देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चरणबद्ध तरीके से लगातार चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राधाकृष्ण त्रिपाठी भी और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनके कंधों पर काफी सारा भार है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर की भी सीमाओं पर लगातार बीजेपी का प्रचार करना। केशव प्रसाद मौर्य वही शख्सियत है जिनके कंधों पर 1.5 दशकों बाद बीजेपी को वापस उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने का दारोमदार था और 2017 में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने पर कामयाबी हासिल की थी केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव जी, आपका स्वागत है न्यूज ऑन इंडिया के साथ। जिस तरीके की शुरुआत हुई है, पहले 2 चरण के चुनाव खत्म हो गए, तीसरे चौथे चरण के चुनाव सामने हैं और जिस तरीके से लगातार प्रतिवार वार हो रहा है विपक्ष का, किस तरीके से देखते हैं चुनाव कहां इस वक्त जा रहा है? ये चुनाव तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जन जन ने ठान लिया है। वार प्रतिवार चुनाव प्रचार के दौरान इस प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन
मैं ये कहूँ कि जो अपने को सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश में मान करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मुकाबला करने आए थे, सपा बसपा गठबंधन की ओर से नकली बुआ नकली भतीजे, आज वो कहीं मोर्चे पर नहीं है। बहुत हताश और निराश और बौखलाहट में, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो 2 चरण के चुनाव हुए और उनको लगता था कि जिस जाति समीकरण के आधार पर सफलता का स्वप्न बुने हुए थे, वह जाति समीकरण पर मोदी समीकरण बहुत भारी हो गया और इसलिए 16 सीटों पे जहां चुनाव हो गए हैं, हमारी रिपोर्ट के अनुसार हम 16 की 16 सीटों में कमल का फूल खिला रहे हैं। लेकिन जातिगत समीकरण आप कह रहे हैं उनका, लेकिन जातीय सम्मेलन सबसे ज़्यादा भाजपा ने किए और उसमें सबसे ज़्यादा आपने किए, सभी जातियों के अलग अलग सम्मेलन हुए, तो जातिगत आधार पे भाजपा ज़्यादा गई या विपक्ष ज़्यादा? देखिए, जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन समाज में कोई भी हिस्सा अगर आज़ादी के 70 साल बाद भी अलग थलग पड़ा रहे, अछूत की स्थिति में रहे और उसको विकास की मुख्य धारा का कोई लाभ ना मिल पावे, तो यह गलत था। तो जो सामाजिक संगठन थे, उनके सामाजिक प्रतिनिधिगण, वो भाजपा से 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की दृष्टि से, विशेष तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, विशेष तौर से जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे, वो जुड़े थे और उन लोगों ने भाजपा के साथ जुड़ करके और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का एक निश्चय किया था। तो उसके क्रम में सम्मेलन हुए थे, लेकिन वह सम्मेलन की सफलता और उस सम्मेलन के कारण भाजपा के पक्ष में चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो और सामान्य वर्ग को स्वाभाविक तौर से वह भाजपा से जुड़ा हुआ है और उसको भाजपा के साथ जोड़ करके माना जाता है। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को भी अभी कहना पड़ा कि मैं पिछड़ा हूँ, कोई भी आरक्षण को लेकर के कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई पिछड़ों पर उंगली नहीं उठा सकता, तो इस तरह के बयान क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के दबाव में देना पड़ रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह लगातार जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो दी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं, जिन्होंने गरीबों के जीवन को सुखी करने की जगह योजना बना करके तो सुखी करने का कार्यक्रम बना, लेकिन उनको सदा दुख देने का काम किया। उनकी योजनाओं के नाम पर आने वाले पैसे को खा गए। वह लोग पिछड़े के नाम पर गाली देते हैं, अनुसूचित वर्ग के नाम पर गाली देते हैं, चाय वाले के नाम पर गाली देते हैं, चौकीदार के नाम पर गाली देते हैं, गांव में रहने वाले के नाम पर गाली देते हैं। उनको लगता है कि हम मोदी जी के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे और हमारा अधिकार है, ऐसा विरोधी समझते हैं। लेकिन यह नहीं समझते कि अब इस देश का जो जनमानस है, जो मतदाता है, वो जाग चुका है। उनकी एक गाली के बदले में 1 करोड़ कमल के फूल खिलते हैं और वह गाली जितनी देंगे उतने अधिक अंतर से कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में 2019 से भी बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी कमल का फूल खिलेगा और फिर से देश में एक मजबूत सरकार बनेगी, एक देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वाली सरकार बनेगी। पर अखिलेश जी तो कहते हैं कि जो समीकरण जमीन पर दिखाई पड़ते हैं उस समीकरण में वो ज़्यादा मजबूत हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो कह रहे हैं ऐसी शुरुआत हुई है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अखिलेश यादव जी को और मायावती जी को, उनको बुआ जी, उनकी जो नकली बुआ है उनको भी और जो नकली भतीजे उनको भी बताना चाहता हूँ, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें कि यादव केवल समाज सपाई है, या मायावती जी भी अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि जाटो केवल बसपाई है। आज भाजपा की इतनी गहरी पैठ, यह सब भाजपा के साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ गए हैं, इनकी बौखलाहट और घबराहट का मेन कारण यही है कि जो यादवों को अपना वोट बैंक समझते थे सपा के लोग, वह भी मोदी जी के साथ जा रहा है क्योंकि देश का मामला है। वो जानता है कि ना मोदी जी के अलावा अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना मायावती जी बन सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो कमजोर प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, मजबूत प्रधानमंत्री बनाना है। तो दावे में कहीं नहीं है, टक्कर में कहीं नहीं है। जनता ने क्या, जो इनके पदाधिकारी, मैं बता रहा हूं, भले इनको वोट दे दें, इनके घरों के अंदर भी कमल का फूल खिल रहा है। जब वोट पड़ता है तो वहां से भी हमें कमल के फूल पे वोट पड़ रहा है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी बनाया बयान दिया, बली अली का बयान, इसके बाद चुनाव आयोग ने उनको बैन भी किया। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करना होता तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं बनी थी
उन योजनाओं को बनाते समय ही हम जिसके नाम पे ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं केवल उनके लिए, हिंदुओं के लिए बनाते हैं, मुसलमानों के लिए योजनाएं नहीं बनाते। लेकिन हम तो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। और ध्रुवीकरण का काम तो मायावती जी ने शुरू किया। सहारनपुर की रैली में तो उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने जो मेरठ की सभा में कहा था, अब चुनाव आयोग को अधिकार है भाई, वो किसी को प्रतिबंधित कर सकता है, सभा करने से रोक सकता है, वो नहीं कहता। लेकिन हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम देश की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम देश को भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस फील्ड पे जब इनको लाते हैं हम, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तो ये फील्ड से ही भाग जाते हैं। ना ना, इस मुद्दे पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे हम अगर लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। उनको चाहिए तुष्टीकरण की राजनीति, वह ध्रुवीकरण का काम करते हैं, हम ध्रुवीकरण का काम नहीं करते। जो बात हम लोग कह रहे थे, मतदान को लेकर के लोगों का जो रुझान है, उससे पहले 2 चरणों में कमी दिखाई पड़ी है, वोट प्रतिशत गिरा है। आपको लगता है इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है या फिर किसी और को फायदा नुकसान हो सकता है? देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तब भी बीजेपी को फायदा है, कहीं वोट प्रतिशत घटा है तब भी बीजेपी को फायदा है। बीजेपी कहीं नुकसान में नहीं है, क्योंकि हमको हर वर्ग का और बड़े मात्रा में वोट मिल रहा है और मिला है। और हम बहुत बड़े अंतर से, 2014 से भी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वोटिंग का जो परसेंटेज है, देखिए 2014 में आप जानते हैं सपा और बसपा का चरित्र सदैव किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहो, कांग्रेस का चरित्र किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहो, इस प्रकार का रहता था। और इस चरित्र के कारण से वह कर बल छल, वह हर प्रकार के बल का, धन बल का प्रयोग करना, बाहुबल का प्रयोग करना, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, ये सब करते थे। और इसके कारण से वो बड़ी संख्या में बूथों को कब्जा भी कराते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने थोड़ा कड़ाई बरती है और इसके कारण से निष्पक्ष लगभग मतदान हुआ है। अब कहीं 10-5 बूथों में कोई निष्पक्षता करने में किसी ने बाधा डाली होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मायावती जी तो कह रही हैं दलितों को वोट नहीं डालने दिया गया, सतीश मिश्रा डीजीपी पर आरोप लगाने लगे। इसलिए नहीं कह रही मायावती जी, मायावती जी इसलिए कह रही हैं कि उनको लगता था दलित सीटी बजाएंगे, दलितों का वोट तो केवल गठबंधन को जाएगा। लेकिन उनकी सीटी का कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यकों में जो गरीब है, जिसको तमाम विकास योजनाओं का लाभ मिला है, वह अभी जाके कमल के फूल की बटन दबा के आ रहा है, बाहर बोल नहीं रहा है। असली घबराहट का कारण ये है। इसलिए सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों का उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भविष्य नहीं है। 2014 से भी करारी पराजय सपा, बसपा, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर झेलनी पड़ेगी। और देश में तो मोदी जी की इस बार लहर नहीं, मैं कहता हूं कि सुनामी चल रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर, जिस तरह से आपने 2 भविष्यवाणियां सही की, इस बार कितनी सीटें आएंगी? बहुत जमीनी कार्यकर्ता हूं, उस जमीनी कार्यकर्ता के नाते मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में भी हम 73 से कम जीतेंगे नहीं और 80 से ज़्यादा जीत नहीं सकते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने जो 5 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने जो 2 सीटें जीती थी, ये 7 की 7 सीटों पे इस बार कमल खिल सकता है। इस बात की मतलब इन लोकसभा क्षेत्रों में इतनी व्यापक चर्चा है, इतना व्यापक उत्साह है कि मैं लगभग सभी लोकसभा सीटों पर जो संबंधित हैं, जिन 7 सीटों की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं उन सीटों पर प्रचार करके भी आया हूं। और जो प्रचार करके आया हूं, जो लोगों का मूड देख रहा था मैं 2014 की तरह, 2017 की तरह, और 2019 में तो और आक्रामक हैं लोग कि नहीं, हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ये जितने विरोधी एक हुए हैं, इनके एक होने का उद्देश्य यह नहीं है कि ये इस देश का भला करना चाहते हैं, इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों का भला करना चाहते हैं। ये केवल भ्रष्टाचारी हैं या केवल अवसरवादी हैं, या सरकार चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, उतनी सीटों पे न लड़ रहे हैं जितनी सीटों से बहुमत मिलता है, और न उन सीटों पे वह कहीं लड़ाई में है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मान लो कि 73 सीटों में लड़ रही है, तो इन 73 सीटों में जो लड़ रही है, 73 सीटों में ये स्थिति नहीं है कि वो 73 सीटें, वो 2 में ही लड़ाई लड़ रही है, केवल अमेठी और रायबरेली में। लेकिन अमेठी में जब इन्होंने सर्वे कांग्रेसियों ने कराया होगा और जब फीडबैक ये आया कि इस बार तो वहां कमल खिलेगा, तो श्री राहुल गांधी जी को यहां से भाग करके केरल जाना पड़ा। केंद्र सरकार के सहयोग के कारण से बड़े पैमाने पर हमारा पूरा जो प्रदेश है
वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है और गरीबों को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, किसानों को इसका सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। और इसके कारण जो प्रचार हम लोगों को करना है उससे ज्यादा प्रचार जिन लोगों ने ईमानदारी से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाया है, प्रचार की बागडोर अब उन्होंने संभाल ली। अब मल्टी पावर सेंटर की बात जो कह रहे हैं 4.5 मुख्यमंत्री हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि जब सपा सरकार थी, आप लोग भी इस उत्तर प्रदेश में थे, सरकार का क्या हाल था, जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा थी। मैं बता रहा हूं, संयोग से जिन विभागों को सरकार बनने के बाद मेरे खाते में डाला गया, उसमें एक प्रमुख विभाग होता है सड़क निर्माण की दृष्टि से PWD। जब हम लोग आए थे, गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश मिला था और आज उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त प्रदेश हम लोग बनाने का काम किए। इतनी अच्छी सड़कें और इतनी कम लागत में बना रहे हैं, जितनी कम लागत में इतनी अच्छी सड़कें अगर श्री अखिलेश यादव जी चाहते तो उनकी सरकार में भी बन सकती थी। लेकिन उस समय कागज में सड़क बनती थी, कागज में पैसा आता था, कागज से ही पैसा चला जाता था। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया, नकल विहीन परीक्षा कराने का काम किया। शायद इसीलिए आपके जो मतभेद हैं इसको मुद्दा वो बनाते हैं बार बार, आपके योगी जी के या आपके संगठन के कई सारे मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव पार्टी के मंच। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ट्विटर वाले नेता बन करके रह गए। उनको ये भ्रम रहता है कि जैसे उनके चाचा भतीजे में झगड़ा रहता था, वैसे भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहाँ एक परिवार की पार्टी नहीं है, जहाँ पूरी पार्टी परिवार होती है। और आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे तो ये मुख्यमंत्री आज बन गए, मैं भी राजनीति में अब आ गया। हमारे तो उस समय के संबंध हैं जब मैं कहूं कि राजनीति में कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे आना है। और योगी जी से हमारे बहुत एक तरह से ऐसे अटूट संबंध है, इतना एक मित्रवत कहिए, वो एक साधु सन्यासी भी हैं, लेकिन इतना अपनापन का संबंध है कि जैसे दूध में चीनी मिलाने के बाद मिठास बढ़ जाए, उस प्रकार से हमारे साथ यह पूरी जोड़ी, 2 उप मुख्यमंत्री उनके साथ तो सदा कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। पूरी सरकार, पूरा संगठन सब मिल करके सबके ध्यान में है कि संगठन के माध्यम से हमें पार्टी को मजबूत करना है और सरकार के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना। एक सवाल गोवंश को लेकर के है। आप विहिप में रहते हुए आपने बहुत गोवंश रक्षा के लिए बड़े अभियान चलाए, बड़े ट्रक रोके, बहुत आंदोलन किए, लेकिन अभी सरकार ने भी गोवंश को बचाने के लिए प्रयास किया। लेकिन एक चीज़ कि किसानों की फसलों को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, इसको लेकर के बड़े आरोप भी लग रहे हैं, बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, लोग भी परेशान हैं। तो इस पर सरकार ने कोई इंतजाम क्यों नहीं? इंतजाम किया है और बहुत तेजी से जो इंतजाम किए गए उस पर काम भी चल रहा है। हमारा प्रयास है हमारा किसान किसी भी कारण से दुखी ना हो। ये समस्या हमारी सरकार के समय की नहीं है, ये समस्या पहले से भी है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अवैध रूप से जो गौवंश के गर्दन पे खंजर चलते थे उसको भी हमारी सरकार ने रोका है। और जो निराश्रित पशुधन है, चाहे वो गाय हों, बछड़े हों और चाहे अन्य कोई पशुधन है, उनके गांव सभा से लेकर के और जिला पंचायत तक, नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम तक सरकार ने बजट में प्राविधान किया है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में कोई भी निराश्रित पशु, अगर किसी को लगे कि आपके घर में कोई ऐसा पशु है जिसका अब आपको उपयोग नहीं है, तो जहां आश्रय स्थल है आप वहां भेज सकते हैं। कुछ लोग शरारतन इस बीच में काम किए हैं कि उनको ऐसे स्थान पे पहुंचाने की जगह छोड़ दो और किसानों को भड़काने की कोशिश किए। लेकिन किसान जब यह जान गया कि सरकार तो पूरी ईमानदारी से आश्रय स्थल बना रही है, जो हमारा पशुधन है उसको वहाँ पर रखने, खाने, उनके पालन पोषण की व्यवस्था कर रही है, तब इनकी यह साजिश नाकाम हो गई। अब इसे ये मुद्दा बनाने का साहस नहीं कर रहे। एक और आरोप लगता है छोटा सा कि जो विकास योजनाएं खासतौर से आपके विभाग की हैं, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके प्रयाग, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये जो 4-5 जिले हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकास आपने किए, वहाँ बहुत ज़्यादा सड़कें बनी अपेक्षा पूरे प्रदेश के। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दलों के जो विधायक हैं, भाजपा सहित, उन विधायकों से अगर आप 1 to 1 पूछेंगे तो वो अपने आप कहते हैं कि जितना 15 साल में सपा बसपा की सरकार ने, विरोधी दल का विधायक भी किसी भी जिले का हो, जितना 15 साल में उनके क्षेत्र के सड़कों का सुधार नहीं हुआ,
उससे ज्यादा 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को, हर जिले को केंद्र बिंदु बना करके वहां पर विकास करने का काम किया है। और आने वाले समय में विधायक मुझसे यही कहते हैं कि आगे हम आपको कौन सा प्रस्ताव देंगे। हमने कहा आप प्रस्ताव तैयार करते रहो, हम सड़कों का जाल बिछा देने का काम करेंगे और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की सड़कें सबसे अच्छी सड़कें होंगी और सड़क के आधार पर हमारा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ये भरोसे के साथ आप बहुत रास्ते निकालेंगे। सड़क मुद्दा है ही नहीं। भेदभाव का तो काम सपा बसपा की सरकार में होता था, भाजपा की सरकार और भेदभाव यह दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। राम मंदिर का क्या हुआ? राम मंदिर भव्य बनेगा। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला है, अभी टेबल टॉक हो रही है, लेकिन टेबल टॉक से निष्कर्ष निकलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करके मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर दोनों रास्ते नहीं होंगे तो देश के राम भक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बना रहे हैं, संसद के माध्यम से भी कानून बना करके मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। अब वहाँ बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। टिकट बंटवारे में इतना वक्त लगा, पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, खासतौर पर पूर्वांचल की सीटों में, और कई सारे प्रत्याशियों को लेकर तो अब भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के पास प्रत्याशी तय करने को लेकर के न कोई समस्या थी, न कोई समस्या है, न कभी भी भाजपा के सामने समस्या हो सकती है। यद्यपि 2019 का लोकसभा चुनाव प्रत्याशी लड़ता है, सांसद वही बनेगा जो लड़ेगा, लेकिन प्रत्याशी बेस कम मोदी जी के नाम पर ज्यादा हो रहा है। इस बार के चुनाव में कार्यकर्ता ने भी मान लिया है और जनता ने भी मान लिया है कि हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। और इस आधार पर सारी तैयारियां संगठन के तंत्र के माध्यम से भी चल रही हैं। जहां प्रत्याशी घोषित हो गए हैं उनको भी आगे करके काम हो रहा है, जहां नहीं घोषित हुए हैं वहां पर भी काम हो रहा है। कहीं पर भी कोई काम हमारा रुका नहीं है। पर ये बात जो विपक्ष आरोप के तौर पर कहता है तो उसके पीछे उदाहरण भी देता है कि भाई आपको भोजपुरी स्टारडम का इस्तेमाल करना पड़ा, निरहुआ को आजमगढ़ से, रवि किशन को गोरखपुर से लड़ाना पड़ा, या फिर फूलपुर और बादा जैसी सीटों से वो तमाम लोग जो आपके कार्यकाल के दौर पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे उनको मौका देना पड़ा है उम्मीदवार के तौर पर। ऐसा देखिए, जो भाजपा में आ गया तो अब वो तो भाजपा परिवार का हिस्सा हो गया, और भाजपा परिवार का जो हिस्सा हो गया, अगर फीडबैक उसके पक्ष में कि अगर इनको लड़ाने से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में कठिनाई नहीं होगी तो पार्टी नेतृत्व उनके बारे में विचार करता है। और जैसे जो आप एक्टरों की बात कर रहे हैं, चाहे वो भोजपुरी एक्टर हों, चाहे अन्य क्षेत्र में एक्टिंग करने वाले लोग हों, वह सब बहुत सोच विचार करके और सारा फीडबैक लेकर के उनको टिकट देने का काम किया गया है। और वह कोई हर पार्टी से लड़ते हैं, हमारी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, कई लड़ रहे हैं। हेमा मालिनी जो वर्तमान की सांसद हैं, ये आप जानते हैं, अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, यद्यपि हार रहे हैं वो फतेहपुर सीकरी से, लेकिन है तो वो भी एक्टर। जयप्रदा जी हमारे यहाँ, उनके बारे में फीडबैक आया कि वो एक अच्छी सभ्य महिला हैं और उनके प्रति रामपुर की जनता में सहानुभूति है, पार्टी ने उनको टिकट दिया। वो आजम खां जो वहाँ से प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनको हरा करके वो संसद पहुँच रही हैं। तो जो इस प्रकार के कैंडिडेट आए हैं, और श्री अखिलेश यादव जी के बारे में कहता हूं कि जो अखिलेश यादव जी सपा के अध्यक्ष पद से अपने पिता को हटा दिए, वहां तक ठीक था। अब सांसद मुलायम सिंह जी तो आजमगढ़ से थे और आजमगढ़ की सीट भी छीन लिया। वाह बेटा, ऐसा बेटा बताइए कौन चाहेगा कि पिता की अध्यक्षी छीन लिया, पिता के सांसद की सीट छीन लिया और एकदम अलग थलग करके बैठा दिया। एक बात जो अखिलेश जी के बारे में आपने कही थी कि अखिलेश यादव आपकी सरकार बन जाएगी तो भ्रष्टाचार के जो आरोप ने कहे कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं, बीएसपी की सरकार पर भी ढेर सारे आरोप हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी ढेर सारे आरोप हैं, कई सारी जांचें भी सरकार बनते ही आप लोगों ने कराई, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ आगे नहीं बढ़ा। छुटभैया अधिकारियों को छोड़ करके कोई कार्रवाई में बदले की भावना से कार्रवाई करना हो तो आज ही अखिलेश यादव जी और मायावती जी को गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। निष्पक्षता से जांच हो, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो बख्शा नहीं जा सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही संकेत, यही संदेश है कि जो बेल पर घूम रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करके पूरे यूपी को खोखला कर देने का काम किए, चाहे वो सपा वाले हों चाहे बसपा वाले हों, और अगर वो आज ये कह करके जाति के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं तो अब इनका भविष्य, मैंने कहा कि अंतिम पारी एक तरह से ये है लड़ाई की। 2014 में बसपा को जनता ने 0 पर आउट कर दिया।
2017 में 19 विधायकों वाली पार्टी बन करके रह गई। और जो श्री अखिलेश यादव जी विकास विकास की झूठी और बातें पूरे प्रदेश की जनता के सामने करते थे, उनको सत्ता से उठा करके और वहां पर पहुंचा दिया जहां पर बैठ करके अब विपक्ष की भूमिका निभाना है। पर ये लोग कहते हैं कि चुनाव के ठीक पहले आपने खनन घोटाले की जांच तेज कर दी, स्मारक घोटाले की जांच तेज कर दी, इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे, सीबीआई दागदार हो गई तो आपने ईडी से छापेमारी करवानी शुरू कर दी। ये चूंकि इनका चरित्र रहा है ना, जो जैसा होता है, जैसे राहुल गांधी जी को, जैसे उनकी सरकारों के समय में रक्षा सौदों में दलाली सहित कोई भी काम हो उसमें भ्रष्टाचार, उनका कमीशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे वो सोचते मोदी जी की सरकार में भी होगा। अरे जो फकीर आदमी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी संत की तरह अपना पूरा जीवन जीने का काम करते हैं, जो उपहार भी मिलता है वह भी समर्पित करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप लगाए तो इनके ऊपर छीटा। वही स्थिति इनकी सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के बारे में मैं कह सकता हूं कि है। उनको लगता है जैसे वो कोई जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते थे वैसे बीजेपी कर रही। अगर हमें दुरुपयोग करना होता तो चाहे सोनिया जी हों और चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल जी के जीजा जी हों, ये आज जेल में होते, जेल के बाहर नहीं हो सकते थे। लेकिन हम जांच में कहीं हस्तक्षेप नहीं करते, हमारी सरकार जांच में हस्तक्षेप नहीं करती। निष्पक्ष जांच और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई, और उस कार्रवाई में भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो जो एक प्रक्रिया है जांच की, वो जांच प्रक्रिया के अंतर्गत जांच एजेंसी करेगी, और जांच एजेंसी जांच करके जिसे दोषी पाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई पे सुनवाई करना वो कोर्ट का मामला है, वो सरकार का मामला नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला बक्सा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जो जमानत में है उनको जेल जाना पड़ेगा, और जिनके खिलाफ जांच चल रही है अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये राफेल का मामला फिर से अटक गया? नहीं, राफेल का मामला क्यों अटक गया? कहीं नहीं अटका है। वो विषय जो दूसरा था, जो एक फाइल की चोरी, तथाकथित रूप से कांग्रेस के बहुत सारे एजेंट बैठे रहते हैं अलग अलग स्थानों पे, उनको लगता है कि अंतिम पारी है। देखिए, कांग्रेस सत्ता के बिना उसी स्थिति में होती जैसे पानी के बिना मछली होती। ये 5 साल विपक्ष में रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचे कुछ जैसे कि हम चोर थे और हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, तो वैसे मोदी जी पर आरोप लगा दो। अगर कहीं और कोई ऐसा चीज उठाते जो जिसमें दम होती, मोदी जी और भ्रष्टाचार, यह दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। मोदी जी हैं तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, इस बात का प्रमाण पत्र देश की 130 करोड़ जनता देती है। और राहुल जी उस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा करके बड़ी जोर जोर से बोलने लगे। अब जोर जोर से बोलने लगे तो जनता ने जोर जोर से उनको जवाब देना शुरू कर दिया। आज जनता क्यों मोदी जी के, बीजेपी के पक्ष में खड़ी है? अगर ये सारे विरोधी एक साथ होकर के केवल मोदी हटाओ नहीं कहते तो शायद हम थोड़ा कमजोर होते, लेकिन सारे विरोधी मिलकर के कहने मोदी को हटाओ, अन्यथा ये सबको जेल भेज देगा। तो इसके कारण से जनता आज हमारा प्रचार कर रही है, जनता मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना। उत्तर प्रदेश में जो तमाम भ्रष्टाचार के मामले हुए, हम लोग उम्मीद करें कि लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उसमें सरकार की ओर से हस्तक्षेप नहीं होगा। जांच के आधार पर अगर कोई दोषी पाया जाएगा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई अफसर हो या कोई अन्य हो, वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों के लिए मेरे सहयोगी राधाकृष्ण त्रिपाठी के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। शपथ लेता हूं कि